अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको फार्मूलाज वगैरह सेंड कर दिए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फार्मूला कौन सा किस कंडीशन में कैसे यूज़ होगा। बेसिकली प्रोबेबिलिटी कहेगी फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने जो निकालनी है उसके लिए सेम यही है, m/n नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारा हर सवाल के अंदर, हर प्रॉब्लम के अंदर टास्क सिर्फ यही होगा कि हमने देखना है कि टोटल आउटकम्स कितने उस एक्सपेरिमेंट के और हमारी फेवर के कितने हैं। हमारी फेवर से मुराद है कि जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, वो कितने हैं, उसको हमने डिवाइड कर देना, हमारे पास प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के लिए आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। सिनेरियो हमारे पास सबसे पहला जो है वो ये हो सकता है कि हम दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं या तो ये हो जाए या ये हो जाए। आपको पता है यूनियन और या के केस में यूज होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी, मतलब कि या तो पहला इवेंट हो जाए या दूसरा इवेंट हो जाए, तो दोनों के बीच में क्या है, या है। जैसे हम कहते हैं और, ठीक है, या तो मैंने अगर डाई रोल किया या तो 4 आ जाए या 6 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। अगर फर्ज करें दो इवेंट है, 4 और 6 आने की हम बात करें, या तो 4 आ जाए या 6 आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आपको पता है एंड के लिए होता है, या उर्दू में अगर हम कहें और के लिए होता है कि 4 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, दोनों साथ आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बोली है कि 6 आ जाए या 4 आ जाए, तो ये हमें पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मैंने स्टार्ट में आपको बताया था लेक्चर में, वो इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो। ठीक है, जो डिसजॉइंट होते हैं। अब हमें पता है 4 और 6 आना डाई रोल करने पे एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर एक डाई में रोल कर रहा हूँ तो 4 आ जाए या 6 आ जाए, ये इकट्ठा पॉसिबल नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आपको इन दोनों फार्मूला में जस्ट यही नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो थर्ड हम माइनस कर रहे थे ए और बी के 4 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में ये फार्मूला ये रह जाता है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी जमा 6 आने की, क्योंकि दोनों के कंबाइन आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इसलिए ये लिखने का फायदा नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए यही फार्मूला हमारे पास ये बन जाता है। अगर आप आगे फर्दर चलें, अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हो, फर्ज करें हम कहते हैं कि 4 आ जाए, 2 आ जाए या 6 आ जाए, 4, 6 या 2, ठीक है, तो वही सेम उसी तरह से फार्मूला बन रहा है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी माइनस 4 और 6 दोनों के कंबाइन आने की प्रोबेबिलिटी, 2 और 6 इकट्ठा आने की प्रोबेबिलिटी, 4 और 2 इकट्ठा आने की प्रोबेबिलिटी प्लस तीनों के इकट्ठा आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि 4 और 2 इकट्ठा नहीं आ सकता, 4 और 6 एक साथ नहीं आ सकता, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए था। यहाँ पे एग्जांपल्स डिफरेंट हो जाएंगी, वो ऐसी होंगे जिनमें वो कंबाइन आ सकते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे एग्जांपल्स। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक साथ भी आ सकती हैं, जैसे कि अगर हम 2 डाई की बात कर रहे हैं, 2 हमने डाइस रोल किए हैं, तो अब 4 और 6 इकट्ठा भी आ सकते हैं, एक पे 4 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तो इस तरह के बहुत से इवेंट्स बनेंगे जिसको कंबाइन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये था और के केस में। जब हम बात करेंगे या वाली कि या ये आ जाए या ये आ जाए, ठीक है, ये 4 आ जाए या 6 आ जाए या 2 आ जाए, जब तक हम यहाँ पे होंगे। सेकंड, दूसरा केस क्या हो सकता है और का, कि 4 आए और 6 आए, मतलब दोनों साथ में आने चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने देखा डिसजॉइंट इवेंट, जिसको हम कह रहे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, उनकी और आने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे अभी हमने बात की 4 आ जाए और 6 आ जाए, 4 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, इसी तरह अगर वो दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब कि 4 आना 6 पे डिपेंड नहीं कर रहा और वो दोनों साथ आ सकते हैं, ठीक है, तो हम उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, P और B का, P इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यहाँ पे आप देखें तो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B दोनों को ऐड हो रहा था, दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी उसी फार्मूले से, ये आपको आता है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और दोनों को ऐड कर रहे थे, और के केस में हम या एंड के केस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अगर वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, अगर डिपेंडेंट होंगे तो यही फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब ये डिवाइड की अलामत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम डिवाइड नहीं कर रहे, तो ये होता है गिवन डैट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए। सेम अगर
दूसरे केस में हम आए यही चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमें पहले से मौजूद है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। ये फार्मूलाज हैं, ये कंडीशनल, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये आपको मैं सबकी एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गिवन डैट। हमें मतलब बताया गया, कई दफ़ा सवाल ऐसे भी होता है कि ये बताएं कि पाकिस्तान का सीरीज जीतने का चांस कितना है जबकि पाकिस्तान पहला मैच हार चुका है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ना कुछ गिवन में होता है, मतलब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से दी होती है, फिर पूछा जाता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपके फाइनल टर्म के अंदर 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 जीत के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जबकि आपके मिड टर्म के अंदर 23 नंबर आए हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कहीं ना कहीं पिछला नॉलेज पता होता है। तो ये वो चीज़ है कि हम मैं ए की प्रोबेबिलिटी में निकाल रहा हूँ जबकि मुझे बी की पहले से पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे पहले से मौजूद है, गिवन ही है मुझे। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों के इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जिसका हमें गिवन होता है उसको हमने डिवाइड कर देना होता है। सेम केस अपोजिट केस में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए बताया गया, बी की निकालनी है, सेम वही प्रोसीजर है, डिवाइड हमने कर दिया जो हमें गिवन थी उसकी प्रोबेबिलिटी पे। ये बेसिक फार्मूला है, इसका हम पूरा प्रूव करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये तो था सिंपल फार्मूला कि कौन सा किस तरह से बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स पे चलें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 6 और मोर देन 10 विद 2 डाइस। अब 2 डाइस का हमारे पास प्रॉब्लम है, 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं, ठीक है, जो हम पहले भी देखते रहे, 36 इसके आउटकम्स बनते हैं। उसमें अब ये क्या सवाल पूछ रहा है, एक इवेंट ये है कि वो 7 आए, दूसरा इवेंट है कि 10 आए। अब 2 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स के प्रॉब्लम पे हम आ गए हैं, ठीक है। और बीच में दोनों का रिलेशन क्या है, आइदर का, या तो 7 आ जाए या 10 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास केस कौन सा बन गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब इन दोनों फार्मूलों को इकट्ठा पढ़ सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा कि 0 है या इसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनती है 2 डाइस के लिए, ये आपको बनानी आती है, ये हम पहले कर चुके हैं। टोटल सैंपल स्पेस 36 हो गए टोटल आउटकम। अब हमारे पास इवेंट ए क्या है और बी क्या है, बस हमने इसको डिफाइन करना है। इवेंट ए मेरे पास है कि दोनों डॉट्स का सम क्या आ जाए 7, और बी क्या है, दोनों डॉट्स का सम मोर देन 10 आए, ठीक है। इसको हम फाइंड कर लेते हैं। मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं कैसे निकालता हूँ, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मुझे पता चल गया 36 है, ये पुट हो गया। जस्ट मैंने देखना फेवरेबल कितनी, सम ऑफ डॉट्स क्या हो 7। ऐसे कितने इवेंट्स हैं जिनका सम ऑफ डॉट 7 होगा, 6 1 5 2 3 4 4 3 5। सिर्फ ये वाली जो लाइन है इनका सम हम करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी इवेंट नहीं हो सकता। ये टोटल बनते हैं 6। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास 6/36। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या है कि मोर देन 10 आए सम उसका, ठीक है। तो मोर देन 10 क्या हो सकता है, हमें पता है 6 3 9 होता है, 4 1 5, यहाँ से हमारा 10 स्टार्ट होगा। 6 4 10, 5 5 10, ये जो सारे इवेंट्स होंगे। या आप जब काम करते रहते हैं आपको इन चीज़ों का वैसे आइडिया हो। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सवाल था मोर देन 10 का, ठीक है। आपने मोर देन 10 देखने, 10 वाले नहीं देखने। 6 4 10 होता है, 5 5 10 होता है, 6 4 10 होता है, तो हमने जस्ट मोर देन 10 वाले लेने। मोर देन 10 में 11 और 12 आ सकता है, 6 5 6 5 6 6, ठीक है। तो ये 3 इवेंट्स बनते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/36, ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/36। अब हमने अपने फार्मूले पे आ जाना। हमारे पास क्या फार्मूला था, हमने पहले देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस बी। अगर आप कर लें, जैसे हमारे पास फार्मूला मौजूद था यहाँ पे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसको भी देख लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने पुट कर दी। अगर मैं माइनस करना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की, कि मतलब उसका सम 7 भी हो और 10 से बड़ा भी हो। ये बोलने में भी लॉजिकल आपको पता चल रहा है, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं हो सकता कि उसका सम 7 भी हो और 10 से बड़ा भी हो। जब 7 होगा तो वो 10 से छोटा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आएगा, तो उसको पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। या हम कह सकते हैं ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो आप वही फार्मूला पुट करें।
दोनों को जमा किया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल पे आते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। द सम ऑफ 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ 4 कॉइन्स, सॉरी 4 डाइस, सॉरी फेयर डाइस, ठीक है। 8 आना चाहिए, 2 हमने डाइस को रोल किया। पेयर ऑफ फेयर डाइस का मतलब है कि सिंपल हमने 2 डाइस को हमने रोल किया है, तो उनका सम क्या आना चाहिए 8। ये है हमारे पास प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगी, अब हमने देखना है कि 8 कहाँ कहाँ पे आ सकता है। आप ये सारे काउंट कर लेंगे, 6 2 8 4 5, इसके अलावा भी शायद कोई 8 बनाता हो, 6 और कहीं पे भी 8 नहीं बनता, तो ये टोटल 5 इवेंट्स हैं, टोटल इवेंट्स 36 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, ठीक है। ये तो था सिंपल प्रॉब्लम जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब आ गए हम 2 इवेंट्स पे। सम 7 और 11 कम्स अप इन अ सिंगल टॉप, ठीक है। अब बीच में इनके रिलेशन क्या, और वाला, वही सेम फार्मूला जो हम पहले अभी यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या आप इसको बी और सी का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि ए हम पहले कर चुके हैं। तो बी इवेंट मेरा क्या हो गया 7 आए, सी इवेंट क्या हो गया 11 आए। जस्ट दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको डिवाइड कर देना। फार्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल देनी। अब हमें यह पता है कि या तो 7 आ सकता है सम, या फिर 11 आ सकता है, दोनों कंबाइन नहीं आ सकते, तो इसकी हमें ज़रूरत, सॉरी बी और सी, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, या इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, जैसे भी आप पुट करना चाहें। तो आप इजीली निकाल सकते हैं 7 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और 11 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, अगर मैं गलत नहीं काउंट कर रहा, प्लस 11 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36, दोनों को जमा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। फर्दर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे हैं। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेन 10 रेड 30 वाइट 20 ब्लू 15 ऑरेंज मार्बल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ऑरेंज और रेड, वही केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ऑरेंज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑरेंज कितने हैं, हमने कितने ड्रा किए हैं, आ मार्बल इज ड्रॉन, एक मार्बल हमने ड्रा किया है, तो ऑरेंज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये सॉल्व नहीं है, ये आप खुद फिर सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। मैं शायद इसकी तस्वीर बनाना भूल गया हूँ। ऑरेंज और रेड, ऑरेंज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो जो हमने पहले किया था। कैसे होता है ये, जब हमारे पास इस तरह का केस होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे हमारे पास क्या टोटल कितने 75 में से मैंने सिलेक्ट कितने किए हैं 1, 75 सी 1। ऑरेंज कितने हैं मेरे पास 15 में से कोई एक आएगा क्योंकि मैं एक मार्बल सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सब में से क्या रहेगा 0, 20 में से भी 0, 30 सी 0, 10 सी 0। जनरल फार्मूले के हिसाब से हमें सब लिखने चाहिए, लेकिन जब वो हैं ही 0 तो उनको लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट हमें इन दो को डिवाइड करना और हमारे पास आंसर आ जाए। इसी तरह रेड का भी सेम, जो रेड की क्वांटिटी थी 10 है, 10 सी 1 हो जाएगा और यही फार्मूला, दोनों को जमा करेंगे। इसी तरह ये बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे, अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पे, जो कि हमारे पास और का, ठीक है। ये केस हम कर चुके हैं ए या बी वाला, ठीक है। अब हम आ गए ए या ए और बी दोनों कंबाइन होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। उसके लिए हमने क्या फार्मूला था, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ए एंड बी कैन सॉल्व, दो स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, वो सॉल्व कर रहे हैं 60% एंड 80% ऑफ द प्रॉब्लम इन अ बुक रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम चूजन एट रैंडम, ठीक है। ये भी आइदर का केस था इसमें, लेकिन ये चीज़ भी वो फाइंड कर रहा है ए और बी, ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन भी कर सकते हैं फार्मूला सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.60, 60%। हम आम जबान में परसेंटेज में बोलते हैं, तो जब भी प्रोबेबिलिटी में आएंगे हम इसको क्या कर देंगे
परसेंटेज को ख़त्म कर दें। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो जितनी परसेंटेज है उतनी अगर पॉइंट में आप लिख लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। इसी तरह 80% था 0.80। ए और बी का हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये दो आप निकाल चुके हैं, आपको जस्ट फाइंड करना है ये फार्मूला, ठीक है। इसको हमने अभी मैंने आपको बताया उसके लिए क्या फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैसे पता चला ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने दो फार्मूले पढ़े हैं। अगर आप देखें डिटेल से, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट है दोनों फार्मूले थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपको प्रॉब्लम से पता चल जाएगा। ए स्टूडेंट के सवाल सॉल्व करने का क्या बी के ऊपर कोई इफेक्ट होता है, हमें पता नहीं होता। एक स्टूडेंट अपने हिसाब से सवाल सॉल्व कर रहा है, दूसरा अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा है, तो ए का कोई भी इफेक्ट बी के ऊपर नहीं होता। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। इस फार्मूले को हमने कैसे निकाला, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद थी, हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। इस फार्मूले के अंदर पुट किया, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। फर्दर जो हमारे पास डिपेंडेंट वाला फार्मूला है, नेक्स्ट डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो हमारे पास ये फार्मूला होता है ए और बी का, दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। उस पर अगर हम आए तो ये देखें, आपको एग्जांपल मौजूद है, 2 ड्राइंग्स ईच ऑफ द 3 बॉल्स, ठीक है। 2 दफ़ा हमने 3 बॉल्स लिए, आर मेड फ्रॉम अ बैग कंटेन 5 वाइट 8 ब्लैक, द बॉल्स आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट ट्रायल। बॉल रिप्लेस नहीं की जा रही, ठीक है। एक बैग है, उसमें बहुत सारी बॉल्स हैं, आपने एक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी देखी कि वो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसको आपने रिप्लेस नहीं किया अगली बॉल निकालने से पहले। अब जब भी हम अगली बॉल निकालेंगे, हर दफ़ा उनकी तादाद कम होती जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी पहली बॉल निकलने की। अगर फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा में, या आप ऐसे समझ लें कि इसके अंदर 5 बॉल्स हैं, एक रेड है और बाकी चारों वाइट हैं। पहली दफ़ा में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी, ठीक है। और फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा में रेड ही बाहर आ गई है, अगली दफ़ा में क्या रेड आने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं होगी। और अगर पहली दफ़ा में रेड नहीं आई है तो फिर अगली दफ़ा में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। 1 रेड है, टोटल 4 रह जाएंगी। तो हर दफ़ा जो भी ड्राइंग हम कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इससे हमें पता चलता है डिपेंडेंट इवेंट से। तो हमने डिपेंडेंट वाला फार्मूला यूज़ किया ए और बी का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, ए बी द इवेंट द फर्स्ट ड्रा विल गिव 3 वाइट बॉल। पहली दफ़ा जो हमने ड्रा की है उसमें 3 वाइट बॉल हैं, ये हमारा इवेंट ए है। और बी क्या है, सेकंड ड्रा में हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं। दोनों के कंबाइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए और बी। पहली दफ़ा में 3 वाइट हैं और दूसरी दफ़ा में 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ये वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगी, तो हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या होंगी, 5 वाइट थी, क्योंकि हम ए ले रहे हैं वाइट बॉल्स के लिए, ठीक है। 5 में से हमने 3 ड्रा की हैं, 5 बॉल्स थी, उसमें से 3 वाइट आ गए, इसका मतलब है 8 ब्लैक थी, उसमें से कोई भी बॉल नहीं आएगी। मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये एंड का फार्मूला है। अब पीछे बचेंगी 2 वाइट बॉल, और 2 वाइट बॉल में से दूसरी ड्रा में कोई भी ड्रा नहीं होनी चाहिए, तीनों की तीनों 8 ब्लैक बॉल में से तीनों ड्रा होनी चाहिए, ठीक है। नीचे वही है, पहले 13 थी, 13 में से 3 ड्रा हुई थी, अब वो 3 निकल चुकी हैं, अगली दफ़ा में 10 होंगी, 10 में से 3 ड्रा हुई हैं। ये फार्मूला बन गया, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बाकी केस था। अब हमारे पास कौन सा फार्मूला रह गया है, अगर हम देखें, 1 से ज़्यादा का, 2 से ज़्यादा का, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इसका हमको केस देखना चाहें तो अगर हमें, अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास रहती थी। पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ए का मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जबकि मुझे बी की बताई गई है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, दोनों के कंबाइन आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बताई गई है, जस्ट इतना सा फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स अपीयर गिवन डैट। अभी हमें बताया कि गिवन डैट देयर इज एट लीस्ट 1 हेड। वो पूछ रहा है कि 2 कॉइन को हमने टॉस किया, उसका सैंपल स्पेस बन गया,
हेड, दो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि पहली दफा में हेड आ चुके हैं, एटलीस्ट वन हेड, एक हेड तो आ चुके हैं, अब दो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी मेरे पास 1/4, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली वन चांस ऐसा है जो कि जिसमें दो हेड और टोटल क्या है 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, दो इवेंट्स हैं, पहले इवेंट में उसने बात की कि दो हेड हैं, दूसरे इवेंट में उसने बात की कि एटलीस्ट वन हेड वाले 3 इवेंट्स हमारे पास और टोटल 4 है। ए और बी क्या हो जाएगा कि ए हमारे पास इवेंट क्या है कि दो हेड्स हैं और बी इवेंट क्या है कि कम से कम एक हेड है। तो ऐसे कितने इवेंट है जिसमें दो हेड भी हो और कम से कम एक हेड भी हो, वो जस्ट ये एक इवेंट है। तो इसकी 1/4 आ गई, तीनों आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, आपने जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी और आंसर ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें ए और बी और सी के केस पे। A card is drawn at random from a deck of ordinary playing cards. What is the probability that it is a diamond, a face card or a king? एक कार्ड हमने ड्रा किया है, ठीक है, निकाला है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि या तो वो डायमंड हो या फेस हो या किंग कार्ड हो। अब देखो 3 इवेंट्स हैं और तीनों के बीच में रिलेशन है और का। ठीक है, हमने नाम दे दिया, इवेंट ए है कि डायमंड कार्ड है, बी है कि फेस कार्ड है, सी है कि किंग कार्ड है। ये हमारे पास फार्मूला था। अब जस्ट हमें इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए अलग अलग, हमने जस्ट पुट करनी और आंसर लेनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि डायमंड है, डायमंड होते हैं 13, मैंने आपको पहले भी बताया था 13 डायमंड, टोटल 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12, किंग, क्वीन और जैक, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं जिनके ऊपर तस्वीर बनी होती है, तो 12/52। सी क्या है हमारे पास, किंग है, किंग होते हैं हमारे पास टोटल कार्ड 4, 4/52। अब आगे हम दोनों के साथ साथ ए और बी, ए भी हो और बी भी हो, डायमंड भी हो और फेस कार्ड भी हो। तो डायमंड के अंदर फेस कार्ड टोटल 3 होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ, फाइल भी आपको सेंड की हुई है, उधर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3/52, बी एंड सी फेस कार्ड भी और किंग भी हो, ऐसा जस्ट 4 होते हैं कि जो फेस कार्ड भी होंगे और किंग भी होंगे। ठीक है, जो कि भी किंग होगा वो फेस कार्ड होगा, तो फेस कार्ड और किंग भी हो दोनों 4/52। ए और सी क्या हो जाएगा, डायमंड भी और किंग भी हो, ऐसा जस्ट एक कार्ड होता है, डायमंड के अंदर एक किंग होता है, 1/52। ए बी एंड सी तीनों इकट्ठे, डायमंड भी हो, फेस कार्ड भी हो, किंग भी हो। ठीक है, तो ऐसा भी जस्ट एक ही कार्ड होगा जो कि डायमंड भी होगा, किंग भी होगा और फेस कार्ड भी होगा। डायमंड के अंदर एक किंग होता है, उसी को हम फेस कार्ड भी बोल सकते हैं। तो तीनों इवेंट होने की एक है, 1/52। सबके आपके पास आंसर आ गए, जस्ट आपने पुट करना, आंसर ले लेना। बाकी अगर आपका कोई सवाल होता है मुझसे पूछ सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल से। ओके, हाफिज़।